Insiders might sell their shares for any number of reasons, but they buy them only for one reason, when they think the price will rise. पीटर लिंच का लेजेंडरी इन्वेस्टर का ये कोट स्टॉक मार्केट के एक ऐसे सिग्नल को पॉइंट करता है जो काफी अंडर अप्रिशिएटेड है, प्रमोटर एक्टिविटी। जब बिजनेसेस चलाने वाले लोग जो उसके वर्किंग्स को सबसे अच्छे से समझते हैं अपना स्टेक खरीदते हैं या उसे काफी समय तक होल्ड करते हैं, तो उस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये एक मैसेज होता है कि कुछ बड़ा हो सकता है। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलना, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जनवरी 2022 में मेटा का स्टॉक अपने पीक से 75% नीचे गिर गया था। डेली एक्टिव यूजर्स की ग्रोथ स्लो हो रही थी और टिकटॉक जैसे कॉम्पिटिटर्स के वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया था। ऐसे सिचुएशन में अक्सर सीईओ पैनिक कर जाते हैं। काफी इन्वेस्टर्स तो हाथ भी उठा लेते हैं, बट नॉट मार्क ज़करबर्ग। वो फाउंडर होने के साथ साथ मेटा का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी था, मतलब उनका खुद का स्टेक काफी हाई था, और ये चीज सब बदल देती है। सारे केओस के बीच ज़करबर्ग ने लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को समझा। पीछे हटने के बजाय उन्होंने और ज्यादा फोकस किया, कॉस्ट टाइटनिंग किए, प्रायोरिटीज क्लियर की और कंपनी को बोल्ड इनोवेशन की तरह पुश किया। जब दुनिया मेटा को इग्नोर कर रही थी, तब कंपनी क्वाइटली एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी। और उसका रिजल्ट, मेटा सिर्फ रिकवर ही नहीं हुआ, उसने एक धमाकेदार कमबैक दिया। स्टॉक ने 700% की रैली दी अपने लोस से। एक रिमाइंडर कि जब प्रमोटर्स अपनी कंपनी की सक्सेस में पूरी तरह इन्वेस्टेड होता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। चाहे बात हो इंडस्ट्री साइकिल्स की, रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स की, ऑर्डर इनफ्लोस की, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस या किसी भी ऐसे ट्रिगर की जो बिजनेस और स्टॉक परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। कंपनी के प्रमोटर्स ये सब फैक्टर्स को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। एक प्रमोटर जिसका कंपनी में मेजॉरिटी होल्डिंग होता है, दैट इज 50% से ज्यादा, सिर्फ अकाउंटेबल ही नहीं होता, वो फाइनेंशियली कंपनी से मैरिड होता है। प्रमोटर के डिसीजन सीधा उनकी वेल्थ को इंपैक्ट करते हैं, इसीलिए दे वांट टू एंश्योर दैट उनकी कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो करती रहे। और इसीलिए जब कोई प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। चलिए प्रमोटर होल्डिंग की इंपॉर्टेंस को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। शुरुआत करते हैं इंडिया के अपने इमेजिका थीम पार्क से। अगर आपने कभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर ड्राइव किया है तो चांसेस है कि आपकी नजर पड़ी होगी इमेजिका पर, इंडिया का सबसे वाइल्ड रोलर कोस्टर थीम पार्क जो डिज्नीलैंड के स्टाइल में बना है। इमेजिका वर्ल्ड जो बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड है, इंडिया का पहला ग्लोबल स्केल थीम पार्क लीजर एंड एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है। कंपनी का फ्लैगशिप इमेजिका पार्क जो खपोली महाराष्ट्र में है, ये दिखाता है कि वो कितना बड़ा स्केल पर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन इन थ्रिलिंग राइड्स के पीछे एक उतनी ही इंटेंस कॉर्पोरेट टर्न अराउंड की कहानी छुपी है, जो मालपानी ग्रुप के स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन और प्रमोटर लेड पुश के बिना पॉसिबल नहीं होता। कई सालों तक इमेजिका एक सिंकिंग शिप थी, ₹1600 करोड़ का डेट, लगातार कैश लॉस और ऊपर से 2 साल तक पैंडेमिक की वजह से शटडाउन। काफी लोगों ने तो इस स्टॉक को ऑलमोस्ट डेड मान लिया था, लेकिन मालपानी ग्रुप जो महाराष्ट्र की एक 5th जनरेशन फैमिली रन एंटरप्राइज है, उन्होंने वो देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। मालपानी ग्रुप 2005 से पार्क्स बिजनेसेस में थे। उन्हें इस इंडस्ट्री के टेरेन अच्छे तरीके से पता था और जब अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने ₹575 करोड़ के एक्विजिशन के साथ एंट्री ली। जून 2022 में मालपानी ग्रुप ने इमेजिका में 66.25% स्टेक एक्वायर किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू इक्विटी शेयर्स लेकर, और 2024 में उन्होंने अपना स्टेक और बढ़ा दिया।
और इस प्रमोटर चेंज का रिजल्ट क्लियरली दिखाई देता है सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल्स में ही नहीं बल्कि स्टॉक प्राइस में भी। इमेजिका का टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 72 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 251 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट 3 गुना। और सालों के कंटिन्यूस लॉसेस के बाद कंपनी फाइनली प्रॉफिट में आ गई। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो इमेजिका ने ₹275 करोड़ का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। इस फंड से मालपानी ग्रुप लोनावला के वेट एंड जॉय और शिरडी के साई तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क को एक्वायर करेगा। मालपानी ग्रुप ने अपने सारे थीम पार्क बिजनेसेस को इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के अंडर कंसोलिडेट कर दिया है, जिससे कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग एसेट पोर्टफोलियो आ गया है। साथ ही बिजनेसेस और ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। इन एक्विजिशंस को करने के लिए उन्होंने अप्रैल 2025 में प्रेफरेंशियल रूट के थ्रू और शेयर्स एक्वायर किए थे। फ्रेश फंड्स इन्फ्यूज करे। श्योरली इमेजिका वर्ल्ड का फ्यूचर काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए, हर प्रमोटर बाय कन्विक्शन का सिग्नल नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ ऑप्टिक्स होता है, एक सिंबॉलिक इंक्रीज जो उनके टोटल होल्डिंग्स का सिर्फ छोटा सा हिस्सा होता है, सिर्फ इतना कि हेडलाइंस बन जाए और मार्केट को कॉन्फिडेंस का सिग्नल मिल जाए। तो फिर कैसे समझे कि कहाँ रियल स्किन इन दी गेम है और कहाँ सिर्फ पोस्टरिंग। चलिए अब स्क्रिप्ट को थोड़ा फ्लिप करते हैं और एक ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहां प्रमोटर एक्टिविटी ने शोर तो बहुत मचाया लेकिन इम्पैक्ट उतना नहीं था। आरती ड्रग्स मल्टी मिलियन डॉलर आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। 1984 में एस्टैब्लिश्ड हुई ये कंपनी एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम के अंडर ऑपरेट कर रही है, जिसका केमिकल इंडस्ट्री में काफी गहरा बैकग्राउंड है। ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज बनाती है। सिंपल शब्दों में बात करें तो एपीआई वो केमिकल्स है जो फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है। आरती ड्रग्स के पास महाराष्ट्र और गुजरात में 10 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। कंपनी के कुछ अपने R&D सेंटर्स भी है जो इन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस के पास ही सिचुएटेड है। इसके क्लाइंट्स में एबॉट, सैनोफी, एवेंटिस, मर्क, तेवा, फाइजर, बेयर और क्लैरेंट जैसे बड़े नाम शामिल है। कंपनी कई डिफरेंट थेरेपीज के प्रोडक्ट्स में या तो लार्जेस्ट सप्लायर है या सेकेंड लार्जेस्ट, यानी अपने सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी काफी लंबी हिस्ट्री रखती है शेयर्स बायबैक करने की। ये अकेली ऐसी कंपनी है जिसका नाम पिछले 2 डेकेड्स में 7 बार बायबैक्स करने का रिकॉर्ड है। हर बार जब कंपनी ने बायबैक किया है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है। लेकिन अगर आप पास्ट कुछ सालों का एक्चुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने काफी सेलिंग भी की है। पिछले 5 सालों में स्टॉक प्राइस काफी वोलेटाइल रहा है। क्लियरली यहाँ कुछ चीजें मैच नहीं हो रही है। बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में ज्यादा कुछ बदला नहीं है। रेवेन्यूज लगभग वही रेंज में है जबकि प्रॉफिट्स लगभग आधे हो गए हैं। आज के टाइम में आरती ड्रग्स एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और मार्केट में एक लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ऑपरेट कर रही है। कंपनी ने रीसेंट ईयर्स में काफी हैवी केपेक्स किया है, नए ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज बनाए और एग्जिस्टिंग प्लांट्स के ब्राउनफील्ड एक्सपांशंस के लिए। अब ये कंपनी अपने कैपेसिटी रैंप अप कर रही है ताकि नए डिमांड को कैप्चर कर सके। ग्लोबल सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो रहे हैं और चाइना +1 स्ट्रैटेजी के थ्रू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के नए डोर्स खुल सकते हैं। लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि क्या आरती ड्रग्स अपने इस केपेक्स साइकिल को रियल शेयर होल्डर वैल्यू में बदल पाएगा या नहीं। क्विक डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वीडियो में जो कंपनीज मेंशन की गई है उनका यूज सिर्फ ये एग्जाम्पल समझाने के लिए किया गया है कि प्रमोटर होल्डिंग को ट्रैक करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इन कंपनीज के बिजनेसेस, फंडामेंटल्स या फ्यूचर पोटेंशियल का डिटेल एनालिसिस नहीं है, तो प्लीज इन्हें हमारी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन ना समझे। अब चलिए
उन बिजनेसेस पर नजर डालते हैं जहां प्रमोटर्स ने सिर्फ नॉइज ही नहीं बनाई, बल्कि अपनी स्टेडी होल्डिंग और लॉन्ग टर्म कन्विक्शन के साथ एक मैच्योर बिजनेस को धीरे धीरे एक एम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंडिया के पब्लिक मार्केट्स में कुछ सबसे रिमार्केबल वेल्थ क्रिएटर्स ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज नहीं थे। ये वो एस्टैब्लिश बिजनेस थे जिनके पास स्टेडी प्रमोटर ओनरशिप और एक क्लियर लॉन्ग टर्म विजन था। उनकी ग्रोथ शायद सरफेस लेवल पर स्लो रही हो, लेकिन उनके पीछे वो प्रमोटर्स थे जिन्होंने हर मार्केट साइकिल में अपना स्टेक या तो बनाए रखा है या तो बढ़ाया है। ये रहे कुछ ऐसे कंपनीज के एग्जांपल्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने प्रमोटर होल्डिंग्स 70% या उससे ज्यादा पर बनाए रखे हैं। ये सब कंपनीज जैसे TCS, सीमेंस, ABB, बर्जर, विप्रो वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं और मार्केट में वाइडली नोन नेम्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अदानी ग्रुप के भी कई स्टॉक्स इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। अदानी पावर, अदानी टोटल और फ्लैगशिप अदानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स में प्रमोटर होल्डिंग हमेशा 70% या उससे ज्यादा रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए, इंडिया में सेबी रेगुलेशंस के मुताबिक लिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर्स मैक्सिमम 75% इक्विटी ही होल्ड कर सकते हैं। तो जब आप किसी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 70% या उसके आसपास देखते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इसका मतलब होता है कि प्रमोटर्स अपने पास जितनी लीगली पॉसिबल है उतना स्टेक टाइटली होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस पर पूरा भरोसा है। उन्हें पता है कि उन्होंने जो बिल्ड किया है उसकी क्या वैल्यू है और जब तक जरूरत ना हो वो उसे एक छोटा सा हिस्सा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। So, should we solely rely on promoters holding for buying stocks? हमने देखा कि मेजॉरिटी प्रमोटर होल्डिंग अक्सर एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस की सक्सेस का इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन जैसे इन्वेस्टिंग के हर रूल का एक्सेप्शंस होता है, यहां भी कुछ एक्सेप्शंस है। कई बार मैनेजमेंट एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है, बुलिश गाइडेंस देता है, सिर्फ पॉजिटिव्स को इंटरव्यू में हाईलाइट करता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन वीक होता है तो नुकसान किसको होता है? इन्वेस्टर्स, जो अल्टीमेटली रिटेल ट्रैप में फंस जाते हैं। एक और क्रिटिकल पॉइंट जो हाईलाइट करना जरूरी है, प्रमोटर्स प्लेजिंग। प्रमोटर्स कभी कभी अपने शेयर्स को बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास गिरवी यानी प्लेज रखते हैं ताकि वो कैश रेज कर सके। इन प्लेज शेयर्स को कोलैटरल के रूप में ट्रीट किया जाता है लोन्स के लिए। अगर कंपनी का शेयर प्राइस एक सर्टेन लेवल के नीचे गिर जाता है तो कोलैटरल की वैल्यू लोन के अमाउंट के लिए सफिशिएंट नहीं होती, और अगर प्रमोटर्स और कोलैटरल नहीं दे पाता तो बैंक्स वो शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं, और उस वक्त सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? हम जैसे आम इन्वेस्टर्स को। ये रहे कुछ वेल नोन एग्जांपल्स जहां प्रमोटर शेयर प्लेजिंग ने सीरियसली बैकफायर किया, जिसका नतीजा शेयर प्राइस क्रैश और लॉस के रूप में सामने आया। जी एंटरटेनमेंट, सितंबर 2019 में जी के प्रमोटर सुभाष चंद्रा ने अपनी 96% होल्डिंग लेंडर्स के पास प्लेज कर दी थी। जैसे ही जी का स्टॉक गिरना शुरू हुआ, मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो गए और लेंडर्स ने अपनी प्लेज शेयर्स मार्केट में बेचने लगा दिए। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि प्रमोटर कंट्रोल मैसिवली डाइल्यूट हो गया, स्टॉक का प्राइस तेजी से गिरा और इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल गया। डीएचएफएल के प्रमोटर्स ने मैसिवली शेयर प्लेज करके लोन्स लिए थे। 2019 के मिड तक पिक्चर पूरी तरीके से बिगड़ गई, डिफॉल्ट्स होने लगे और प्रमोटर कंट्रोल कोलैप्स कर गया। स्टॉक ने इतनी बुरी तरीके से क्रैश किया कि 97% से ज्यादा गिर गया। किंगफिशर एयरलाइंस 2010 और 11 के आसपास किंगफिशर प्रमोटर ने अपने पूरा स्टेक 52% इवन ब्रांड्स राइट तक प्लेज कर दिए थे ताकि फाइनेंसिंग सिक्योर हो सके, लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशंस और कैश फ्लो की हालत बिगड़ती गई, ये प्लेज्ड शेयर्स एक टाइम बॉम्ब बन गया।
लेंडर्स ने प्रेशर बनाना शुरू किया, अथॉरिटीज ने बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और आखिर में लिक्विडिटी क्राइसिस के बीच किंगफिशर का स्टॉक गायब हो गया। इसीलिए बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि क्या उन्होंने उस स्टेक को रिस्क में डाला है। अगर शेयर्स प्लेज किए गए हैं तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग का कोई मतलब नहीं बनता। हमेशा दो चीज चेक करो, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, कितना स्टेक प्लेज किया गया है, तभी आप सच में प्रमोटर के कमिटमेंट और रिस्क को समझ पाएंगे। जहां प्रमोटर होल्डिंग एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है स्टॉक फिल्टर्स करने के लिए, वहीं एक्सेसिव प्लेजिंग एक सीरियस रेड फ्लैग बन सकता है। प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हो, लेकिन अगर बिजनेसेस का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं, स्टॉक ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। इसीलिए यही रुकना सही अप्रोच नहीं है। सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना इनकम्प्लीट एनालिसिस होगा। हमेशा प्रमोटर होल्डिंग को कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए। रिटर्न्स रेशियो जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है कि कंपनी अपना कैपिटल कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। लेवरेज यानी डेट टू इक्विटी रेशियोज दिखाता है कि कंपनी कितना कर्ज में चल रही है। हेल्दी कैश फ्लो से पता चलता है कि कंपनी की अर्निंग्स कितनी जेन्युइन है, और प्रॉफिट्स और सेल्स ग्रोथ ये सिग्नल देता है कि क्या कंपनी अपनी परफॉर्मेंस सस्टेन कर पा रही है। आप इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके एक रिफाइन लिस्ट बना सकते हो, जैसे 10 से 15 स्टॉक्स जिसमें प्रमोटर एक्टिविटी के साथ साथ बिजनेस की असली स्ट्रेंथ भी नजर आए। अगर हम पिछले एक साल का डेटा देखें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां प्रमोटर होल्डिंग में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। अब जब हमने की फिल्टर्स अप्लाई किए जैसे आरओसी, पैट, सेल्स कैगर, डेट टू इक्विटी रेशियो और फ्री कैश फ्लो, तो सिर्फ कुछ ही ऐसे स्टॉक्स बचे जो ट्रूली क्वालिफाई करते हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म हाइप वाले फ्लेवर ऑफ द मंथ स्टॉक्स नहीं है, बल्कि ये वो सीजन बिजनेसेस है जो टाइम के टेस्ट से गुजर चुके हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी है और जिनके पास आगे चलकर ग्रो करने का एक लॉन्ग रनवे है। ऊपर जो 4 कंपनीज फिल्टर पर खरी उतरी है, उनके अलावा कुछ और कैंडिडेट्स भी हैं जिनको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। हो सकता है अभी उनमें सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रोथ की कमी हो या डेट लेवल ज्यादा हो, लेकिन जैसे हमने पहले वाले टर्न अराउंड एग्जाम्पल में देखा, कभी कभी बस एक डिसाइसिव प्रमोटर मूव फंडामेंटल्स को पूरी तरीके से पलट कर रख देता है। इसीलिए हमेशा इनसाइडर अक्यूमुलेशंस पर नजर रखो और बैलेंस शीट के इंप्रूविंग ट्रेंड्स को ट्रैक करते रहो। कभी कभी सबसे बड़ा रिवर्सल वही कंपनीज दिखाती है जो अभी अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन सही वक्त पर उनके प्रमोटर्स उन्हें क्वाइटली अक्यूमुलेट करते हैं जब मार्केट उन्हें इग्नोर कर रहा होता है। प्लीज नोट, इनमें से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, ये सिर्फ ऐसे सिग्नल्स है जिन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे प्रमोटर एक्टिविटी को ट्रैक करने से आपको ये समझने का मौका मिलता है कि प्रमोटर्स अपने बिजनेस के बारे में एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं और मार्केट जो वैल्यूएशंस दे रहा है उसके प्रति उनका क्या कॉन्फिडेंस है। लेकिन जैसे हमेशा होता है, ये रिसर्च का एंड नहीं, सिर्फ शुरुआत है। आपको अपना काम और आगे बढ़कर करना होगा ताकि आप किसी स्टॉक को बाय करने के लिए जेन्युइनली कॉन्फिडेंट हो सके, और इन्वेस्टिंग में हर ग्रेट डिसीजन की शुरुआत यहीं से होती है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.